अब बच्चों गुड मॉर्निंग। आज सॉल्व करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 13 और ये बेसिकली मेटलर्जी और जो 12th क्लास के पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह हैं उनके ये क्वेश्चन है। बेसिकली आसान सा सेगमेंट है। अब मेटलर्जी के अंदर ज़्यादातर लॉजिक होती नहीं, मेटलर्जी के अंदर लॉजिक तो है नहीं, मेटलर्जी के अंदर ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, तुम्हें फॉर्मूले याद है तो तुम बना सकते, नहीं याद है तो तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, इसका कोई क्लू नहीं हो सकता। जैसे मैलाचाइड जो है वो कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर का मिनरल है, हाइड्रोक्साइड है, कॉपर का मिनरल है। तो इस वाले केस के अंदर आंसर है मैलाचाइड, ऑप्शन नंबर 4। और तुमने क्या करना भी, तुम्हें तो फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, वहाँ पे बैठ के तुम इनके फॉर्मूले फाइंड आउट नहीं कर सकते। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सरपेक्स मेथड। सरपेक्स जब तुमने वो पढ़ा होगा मेथड्स, तो उनके अंदर जो 3 मेथड्स आते हैं, सरपेक्स मेथड उसमें से आखिरी मेथड है, जिसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस और कार्बन लेते हैं। नाइट्रोजन गैस और कार्बन लेते हैं, CaCO3 तो किसी के अंदर भी नहीं लेते। तो यहाँ पे हमारा आंसर है नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल स्टेट दे नहीं रखी है, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर है कि कॉपर के स्लैग इनमें से कौन से है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉपर के साथ जो स्लैग होगा वो कोई डी ब्लॉक एलिमेंट ही होना है। तो कैल्शियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है नहीं, तो कैल्शियम के सारे ऑप्शन अपने आप बाहर हो गए। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। अगर कोई और ऑप्शन बचा होता तो उसके बारे में सोच सकते थे, बस हमें ये मालूम है एक ही ऑप्शन सूट कर रहा है इसे, क्योंकि कॉपर के साथ डी ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ Fe है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है जिलेना हैविंग कंटेनिंग ZnS विथ PbS। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिप्रेसेंट टू स्टॉप ZnS टू कम आउट विथ फोम। तुम्हें पता है साइनाइड सॉल्ट हम लेते हैं किसके, अल्कली एलिमेंट्स के। तो यहाँ पे भी वैसे एक ही ऑप्शन है, साइनाइड किसके है भाई, सोडियम के दे रखे हैं, NaCN हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम इन चारों की बात कर ले तो इन चारों में कहीं भी लॉजिक तो था नहीं, ये सभी के सभी मेमोरी बेस्ड है और इसका तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे ही 95th भी है। 95th में एलिंगम डायग्राम है। अब ये कह रहे हैं कि किसकी नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप का मतलब विच इज हैविंग लिटिल लेसर टेंडेंसी। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe से Fe2O3, Mg से MgO। तो जो मेटल है, मेटल इज हैविंग हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो मेटल वाले ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है 1। 96 की बात कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट विथ NaCN। तो NaCN के साथ बेटा दो चीज़ें हैं जो बड़ी फेमस है, एक सिल्वर सॉल्ट, दूसरा Au सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड और सिल्वर के जो ओस होते हैं उनको NaCN के साथ लिच कर सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में सिल्वर है। वेपर फेज रिफाइनिंग कैन बी कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमने पढ़ रखा है जिरकोनियम, टाइटेनियम और निकल, इन सबके वेपर फेज हो सकते हैं। वो जो तुमने मोड प्रोसेस और वेपर फेज पढ़ रखा है वो इसके अंदर ही आते हैं। तो इसके आंसर हो गए सभी हो सकते हैं। इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर मेट कंटेंट्स। तो जनरली मेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते, मेट जो होते वो इनसॉल्युबल होते। जब वो इनसॉल्युबल होते तो सल्फाइड और सबसे ज़्यादा फेवरेट होते जब वो इनसॉल्युबल होते। तो हमने क्या देखना है जी इसमें, सल्फाइड कहाँ पे, तो सल्फाइड और है सेकंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से दो मेथड है जो बड़े फेमस है, एक जिंक है, दूसरा Hg। जिंक और Hg जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है उन्हें ही हम डिस्टिलेशन मेथड से आसानी से यूज कर सकते हैं। तो जिंक और Hg दो एलिमेंट है हमारे पास, जिंक और Hg। लेकिन यहाँ पे Hg तो कॉम्बिनेशन में है नहीं, तो आंसर है Zn। वो गलती से आंसर की के ऊपर ऑप्शन नंबर 3 प्रिंट हो गया, वो गलत है। एल्यूमिनियम कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये फिर वो 10th क्लास का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी प्योरीफाइड बाय वॉन अर्केल मेथड। तो जब तुमने वॉन अर्केल पढ़ रखा है उसके अंदर अपने आप ही बता रखा है कि सारे के सारे सही आंसर है।
नेक्स्ट है NO2 इज द एनहाइड्राइड ऑफ। तो यहाँ पे भी देखना, अगर हमने HNO3 ले रखा होता तो N2O5 बन जाना था, HNO2 लिखा होता तो अगर हमने तो N2O3 बन जाना था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, दैट इज द कॉम्बिनेशन। 103 विच इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर। तो अपनी ये फाइंड आउट करते हैं किसके पास वैकेंट डी सब्सटेंस नहीं है। तो इसमें इसके पास वैकेंट डी है, इसमें इसके पास है, इसमें भी क्लोरीन के पास है, तो आंसर बच जाता है NF3। व्हेन PCl3 is hydrolyzed with the hydrolyzed then oxy acid of phosphorus is obtained, the basicity of oxy acid is। तो पहले में ये देखना भाई वो ऑक्सी एसिड बनती कौन सी है। तो ये पहला सवाल है जिसके अंदर तुम्हें रफ पेपर यूज कर रहे हैं। अगर तुम्हें मालूम है तो रफ पेपर की भी जरूरत नहीं है, आसानी से तुम इसे सॉल्व कर सकते। अगर हमने PCl3 को पानी के साथ रिएक्ट करा, अगर हमने PCl3 को पानी के साथ रिएक्ट करा तो हमारा जो कंपाउंड बन रहा वो होगा H3PO3, H3PO3, H3PO3। अब H3PO3 के अंदर स्ट्रक्चर कैसी है, तो P लिखा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और H। तो यहाँ से हम सिर्फ इन दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते, इस वाले हाइड्रोजन को बाहर निकाल नहीं सकते। तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2, इसकी बेसिसिटी होगी 2। अभी कह रहे विच सेट ऑफ द नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो भाई नाइट्रोजन के जो पैरामैग्नेटिक है, एक N है, एक NO है और एक NO2 है। तो NO है और NO2 कॉम्बिनेशन है थर्ड। ये भी तुम्हें थोड़ा सा रट्टा मारना है, अगर तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है तो तुम MOT के ऊपर इन सबके स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो। वो एडवाइजेबल नहीं है, इतना टाइम होता नहीं उस टाइम पे। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में साइन, इस वाली जो मेरे पास पेपर है उसके ऊपर साइन विजिबल नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर में, लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और टेक्निकली यहाँ पे एक साइन होना चाहिए था, क्योंकि इस साइन के बिना हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो इंक्रीज ही कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। चलो ठीक है, मान लो वो इंक्रीज ही कर रहा। तो हमें ये पता है कि जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी मिनिमम होती है, सेकेंड एलिमेंट की हाइड्राइड की बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होती है, और लास्ट वाले एलिमेंट की ज़्यादा हो सकती है या पहले वाले एलिमेंट की भी ज़्यादा हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे सही आंसर है 3। इसमें तुम्हें टेलुरियम और H2T और H2O के अंदर तुम्हें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर तुमने एक बार ये डाटा चेक कर लिया तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होती। तो इस वाली जगहों पे कई बार बच्चे फंस जाते हैं। 107 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग SS बॉन्ड। SS बॉन्ड इनके अंदर किसके अंदर हो सकते हैं, तो भाई SS बॉन्ड होने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 सल्फर होने चाहिए। तो थर्ड तो ऐसे ही रूल आउट हो जाता है। अब बच गए 1, 3 और 4। तो जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं वहाँ पे SOS बॉन्ड होते, SOS बॉन्ड होते। अब बच जाते हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और 4। एक बार उन्हें ड्रॉ करके देख लो तो ऑप्शन नंबर 4 की स्ट्रक्चर बन जाती है। ऑप्शन नंबर 4 की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड प्रॉब्लम में थोड़ी सी तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए। तो ये इनका स्ट्रक्चर है। ये इनका स्ट्रक्चर है H2H2O6, H2H2O6। तो ये इनका स्ट्रक्चर बन जाता H2H2O6। ये 6 ऑक्सीजन आ गए इसके पास, इस वाली साइड पे भी और इस वाली साइड पे भी। लेकिन अगर हम H2H2O8 की बना ले तो 2 ऑक्सीजन इन बिटवीन आ जाने हैं। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहना, 2 ऑक्सीजन इन बिटवीन आ जाने हैं। तो अगर उसने ये पूछा होता है इसमें परऑक्साइड लिंकेज कहाँ पे है, तो इस वाले केस में ये परऑक्साइड लिंकेज है, उसने पूछा नहीं। परऑक्साइड लिंकेज है उसने पूछा नहीं है, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें सॉल्व करते तो हमें ये इसका इतना आइडिया होना चाहिए था। तो आंसर 4 है। और जो सेकंड है उसकी जो स्पेसिफिक पॉइंट है या जिन बातों से वो अलग है वो ये है कि भाई इसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज है, ऐसा उसने पूछा नहीं था। लेकिन 108 बहुत ही आसान सा और फैक्चुअल सा सवाल है। वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑर्डर के लिए हमें देखना है भाई इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। पहला तो करेक्ट दिख रहा, दूसरा भी एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, दूसरा भी करेक्ट ऑप्शन दिख रहा।
थर्ड में बॉन्ड एनर्जी पूछ रखी है, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोरीन 3p का है, 3p में रिपल्सन कम है, तो जब रिपल्सन कम है तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो ये हमारा गलत आंसर है। इनमें से एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक बार फिर से वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वो साइन विजिबल नहीं है। अब तुम्हारे पास जो पेपर है उसके अंदर साइन है या नहीं हमें मालूम नहीं, मेरे पास जो पेपर है उसके अंदर ये साइन है नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज कर रखा है और हमने ऐसे साइनें लगा रखी है। तो इसके हिसाब से जो H2PO2 है, और जैसे जैसे तुम फास्फोरस की ऑक्सीजन नंबर बढ़ा दो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो ये +5 में है, ये +3 में है, ये +1 में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि +3 इज हैविंग हायर एसिडिक कैरेक्टर, तो +3 इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 100 लास्ट क्वेश्चन है इस 110 इस पेज के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। तो बेटा इसमें हमें ये देखना है कि इन सब की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इन सब की हाइब्रिडाइजेशन एक तरीके से sp3 है, pH3 को छोड़कर, उसके अंदर डिस्प्यूट बताते हैं कि उसके अंदर sp3 नहीं है, तो फिर भी छोड़ दो, उसने हाइब्रिडाइजेशन तो पूछी नहीं, उसने पूछ रखा बॉन्ड एंगल कितनी होगी, तो बॉन्ड एंगल pH3 और H2S की ऑलमोस्ट बराबर होती है, 92-93 के अप्रॉक्स, इसकी तो 92 होती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है। NH3 और H2O के अंदर ये बॉन्ड एंगल है 107 का और ये 104.5 का, तो हाईएस्ट पूछ रखा है NH3 होने, क्योंकि बाकियों की तो एंगल 90 के रेंज में है। अब ये 111, तो इसके अंदर इसने तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे और तुम्हें थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम जो होते हैं ना, कई बार टाइम टेकिंग प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। लेकिन यहाँ पे एक तरीके देख लो, यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट कर लो कि जेनॉन के कितने हो गए 8 और कार्बन फ्लोरीन के कितने हो गए 4, तो 12/2 यानी कि 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक बार ही ऐसे बना ली जेनॉन की, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट ऐसे ही आने हैं। जेनॉन बना ली और जेनॉन में 4 फ्लोरीन आ गए, 2 लोन पेयर आ गए, तो पहला स्ट्रक्चर तो सही सेट हो गया। इसने पूछा मिसमैच। अब अगर हम दूसरे की बात कर ले तो दूसरे की भी ज्योमेट्री तो ऐसे ही होनी है, क्योंकि ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे बाईवैलेंट स्ट्रक्चर वाइज अगर हमने बनाई तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाना है। तो ये डिस्टॉर्टेड पिरामिडल, हाँ जी डिस्टॉर्टेड पिरामिडल तो दिख रहा, स्क्वायर पिरामिड हाँ दिख रहा, तो ये बात भी सही है। XeF6 अब यहाँ पे देख लेते हैं जी, जेनॉन के हो गए 8 और फ्लोरीन के हो गए 6/2, तो ये आ गया 7। 7 आ जाने से ये कैसा बनेगा, 7 आ जाने से ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब ये बन सकता है नहीं बन सकता, हमें ये देखना है। और फिर लास्ट में है XeO3, पहले से देख लेते हैं ये कैसा बन सकता है। तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल बननी चाहिए। और इनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर लोन पेयर और बाकी पॉइंट के ऊपर फ्लोरीन आ जाने हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होनी है। XeO3 की स्ट्रक्चर क्या बनाई, Xe में कितने आ गए भाई, Xe में आ गए 8, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाना है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विथ एनी लोन पेयर इज देयर, तो वो क्रॉस चेक कर लो। ये आया ऑक्सीजन, ये आया ऑक्सीजन, ये लोन पेयर है, तो ये बैंड स्ट्रक्चर है, हाँ जी ये बैंड स्ट्रक्चर है। और ये डिस्टॉर्टेड, ये बैंड स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बैंड स्ट्रक्चर, ये जिसे हम बैंड स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसकी हमें एक्चुअली शेप बतानी चाहिए। बैंड तो इन सब के अंदर आ रखा है, बैंड तो इन सब के अंदर आ रखा है ना, ये भी डिस्टॉर्टेड है, ये भी डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर गलत है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल है ही नहीं, डिस्टॉर्टेड। ये कौन से, ये डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल, ये पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रखी है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हमें देखना है 3D से ज़्यादा 4D के होते हैं, 4D से ज़्यादा 5D के होते हैं। तो यहाँ पे 3D के बाकी 3 एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है जो 4D का है और वो है MO। तो इसलिए MO की वैल्यू ज़्यादा होनी है। कलर ऑफ KMnO4 ये सभी ने पता है, चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डजंट शो द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। तो या तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट ना हो या फिर डी ब्लॉक के अंदर सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हो। तो इनमें से पहले 3 तो नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। Mn के साथ हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट इनमें से किसकी हो सकती है? Mn और फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट होती है Mn+4 की, MnF4 की। इससे ज़्यादा फ्लोरीन डालने से रिपल्सन इंक्रीज कर जाता है और कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। अगर 116 की बात कर ले तो वो कह रहा है कि इनमें से Cr+6 से Cr+3 जा रहा, Cr+6 से Cr+3 जा रहा। तो ये खुद क्या हो रहा है? ये खुद रिड्यूस हो रहा। तो नेक्स्ट वाले को क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो यहाँ पे कार्बन 3 से 4 में ऑक्सीडाइज हो सकता, Fe2 से Fe3 बन सकता, बिल्कुल बन सकता। S2 नेगेटिव से तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, लेकिन S+6 से +7 तो नहीं बन सकता। यानी कि थर्ड वाले कंपाउंड को ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। लेंथेनाइड विच इज़ रेडियो एक्टिव। तो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है? एक्टिनाइड्स तो सारे ही रेडियो एक्टिव है। लेंथेनाइड्स के अंदर एक एलिमेंट ऐसे है जो रेडियो एक्टिव नहीं है, उसका नाम है प्रोमीथियम। सिंबल होता है PM और एटॉमिक नंबर है 61। इसका तुम्हें ध्यान रखना है। डाइक्रोमेट के अंदर कौन से बॉन्ड? तो पहले हमने ना डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रक्चर क्या है भाई? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट है और इन यूनिट्स के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड है। ये आ गया जी Cr, ऑक्सीजन ऑक्सीजन Cr। ये आ गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये। तो ये जो 3 है ना, ये जो इसके 3 है और इसके 3 है, ये 6 बॉन्ड 6 Cr ऑक्सीजन तो इक्विवेलेंट है, बस ये इनमें से थोड़ा अलग है। तो इसका आंसर हो गया जी 2। द बेसिक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम। तो लोअर ऑक्सीजन स्टेट होने से वो बेसिक होना है, हायर ऑक्सीजन स्टेट होने से एसिडिक होना है। तो आंसर CrO है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव द पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किसके लिए भाई? आयनिक Cl नेगेटिव के लिए। जो Cl नेगेटिव एज ए आयन एग्जिस्ट कर सकता है उसके लिए। तो इनमें से ZnCl2 आयनाइज होता ही नहीं, इट्स ए कोवेलेंट कंपाउंड और ये आयनाइज नहीं होता। तो ZnCl2 के साथ ये स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। पेयर हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट। सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट के लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इनमें से किसके पास D इलेक्ट्रॉन बराबर है, एक जैसे D इलेक्ट्रॉन है। तो एक जैसे D इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए भाई इसमें? तो ये हमने फाइंड आउट कर लेना है जी। तो अगर हमने Mn2 पॉजिटिव कर ली तो कितने आ गए भाई? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। Fe+3 करा तो कितने आ गए? 5 आ गए। अगर दोनों ही 5 है तो इनमें से तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होंगे। मोर देन 1 का ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसलिए हमें बाकी क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कॉपर, ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, ये तुम्हें थोड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ये तुम्हें थोड़े ध्यान से सॉल्व करना है। जनरली क्या होता है, लोग इसके ऊपर sp3 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, कॉपर की स्टेट कितनी है इसमें? कॉपर है +2 के अंदर में, यानी कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है D8। तो अगर हमने ऐसे करा, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना ली, D9 स्ट्रक्चर क्या है इसके? D9 कॉपर के। तो ये हो गए इसके D के 9 एक S और ये सामने P। तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, ऐसा लगता है sp3 होनी चाहिए, मगर आंसर sp3 नहीं है, आंसर है dsp2। अब क्या होता है बेटा, ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से
एक्साइटेड होकर उस वाली साइड पे चला जाता। अब अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास, रह जाते जी 8 इलेक्ट्रॉन, एक वैकेंसी रह जाती। 3D ये है 4s और ये पार्ट हमारा आ गया 4p, जिसके आखिरी वाली पार्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से इन सबको अटैच कर दिया, dsp2 बन जाते। अब देखो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, ये एक्चुअली एक हाइपोथेसिस है, लैब के अंदर एग्जिस्ट तो करती नहीं। हमें स्ट्रक्चर को प्रूफ करना था तो हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, बहुत सारे कंपाउंड्स के ऊपर ये काम कर गए, इसके ऊपर ये काम नहीं कर पाए, तो लोगों ने ये चीज़ें समझा दी कि आप ऐसा कर लो। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड पे है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस वाली साइड पे है, बिल्कुल बाहर की साइड पे है, तो ये आसानी से बाहर आना चाहिए था। अगर ऐसा है तो Cu2 को Cu+3 में कन्वर्ट होते, जो कुछ बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले हो रहा उसमें तो कोई टाइम लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमने आज तक Cu+3 तो देखा ही नहीं। जब Cu+3 नहीं देखा तो हम इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई कैसे कर सकते, नहीं कह सकते। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें तो सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2 है। लेकिन भाई इसके साथ जो सवाल है ना, ये इनके आंसर नहीं दे पाते कि इसके साथ क्या आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाइड्रेट आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर COCl3 और 6s2। तो यहाँ पे तो आसान सा काम क्या है कि हमें कोबाल्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर रखनी है 6, क्योंकि उतनी होती है, और हम 3 चीज़ें बाहर रख सकते हैं, हम 3 चीज़ें ही बाहर रख सकते हैं, हम 3 ही चीज़ें बाहर रख सकते हैं। तो वो 3 चीज़ें हो सकती है H2O। अगली बार में क्या करा, एक Cl को बाहर निकाल दे, एक H2O अंदर डाल दिया, CO लेट इट बी Cl2 H2O होल 4, और ब्रैकेट के बाहर एक Cl और 2 H2O। और ऐसे ही अगर हम बना ले तो एक और भी कॉम्बिनेशन बनती है। टोटल हो जाने हैं 3, टोटल हो जाने हैं 3, टोटल हो जाने हैं 3। नेक्स्ट, ये सवाल थोड़ा बढ़िया है। अगर हमने एक्सेस AgNO3 ले रखा है किसके अंदर, डाइक्लोरोबिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, तो पहले तो बेटा हमें इसका फॉर्मूला सही फॉर्मूला लिखना है। ये सारा खेल इस फॉर्मूले के अंदर है। तुमने फॉर्मूला सही लिख लिया, काम आसान हो जाना है। ये लिख रहे कोबाल्ट और डाइक्लोरो, तो लिख लिया जी डाइक्लोरो, और इथाइलिन डाइअमाइन लिख रखा है बिस। अब ये देखो, ये बाईवैलेंट हो गए तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 हो गए टोटल। अब जब ये टोटल 6 हो गए तो कितने क्लोरीन बच जाएंगे बाहर में, सिर्फ एक ही क्लोरीन रह सकता बाहर। क्या लॉजिक है, ये +3 दे रखा है, तो 2 क्लोरीन तो यहाँ पे आ गए, 1 क्लोरीन यहाँ पे और ये 0, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लोरीन हो सकता। अगर हमने इस वाले को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, और वो भी कहाँ पे, एक्सेस के अंदर ले रखा है। अगर हमने एक्सेस के अंदर ले रखा है तो लिमिटिंग रिजेंट का काम कौन सा करेगा, ये LR का काम करेगा, लिमिटिंग रिजेंट। इसने बनाना क्या है, इसने बनाना है AgCl, ठीक है, इसने बनाना है AgCl। कितने AgCl बन जाने हैं, तो भाई यहाँ पे लिमिटिंग रिजेंट AgNO3 तो है नहीं, ये है हमारा AgN, ये हमारा लिमिटिंग रिजेंट का काम कर रहा। अगर ये 1 मिलीमोल्स है तो ये भी 1 मिलीमोल जनरेट होगा, अगर ये 100 मिलीमोल्स है तो ये भी 100 मिलीमोल्स जनरेट होगा। हमें ये पहले ये देखना है वो है कितने मिलीमोल्स, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 0.024, तो कर लिया। तो ये हमारा ये 0.024 इंटू 100 ml करा, तो इससे हमारे निकल गए मिलीमोल्स। हाउ मेनी मिलीमोल्स हर देर, इसे मल्टीप्लाई कर लिया, अपने आप ही आंसर आ जाने हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है 3। तो ये थर्ड वाले ऑप्शन इसके सही है। ये हमारा 1 लीटर के अंदर है, हमें 100 ml के अंदर निकालना है, तो हम इसे कैलकुलेट करोगे अपने आप ये आंसर आ जाने हैं। नेक्स्ट है 125। इस वाले में एक बार ये फिर से देख लो, इस वाले केस के अंदर क्या था, AgNO3 एक्सेस में था, तो हमने उस वाली बात को ध्यान नहीं दी। हमने ध्यान किसके ऊपर दिया, हमने ध्यान दिया इस वाली कंपाउंड के अंदर, और हमने फॉर्मूले में क्या क्रॉस चेक करा कि एक क्लोरीन
1 AgCl बना सकता है। तो अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कितना AgCl बन रहा, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कितने मिलीमोल्स ये दे रखे हैं। हमने यहाँ से मिलीमोल्स निकाल ली, इसने पूछ रखा है कितने मोल्स चाहिए, हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 125 NiCl4 और PtCl4। PtCl4 के साथ क्या प्रॉब्लम है ये देख लो। Pt नीचे की साइड पे 5D के अंदर है। अब 5D के अंदर क्या होता होना तो उसका NiCl4 की तरह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होना चाहिए था, लेकिन वो टेट्राहेड्रल ना होकर स्क्वायर प्लेनर होता। उसकी लॉजिक क्या होती है, Pt का साइज बड़ा है तो क्लोरीन के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता। जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाती तो जो लिगेंड मेटल रिपल्सन है, लिगेंड मेटल रिपल्सन वो भी ज़्यादा होता, लिगेंड मेटल रिपल्सन भी ज़्यादा होता। ये रिपल्सन इतना स्ट्रांग होता कि dx² - y² और dz² जो ऑर्बिटल्स होते, जो टेट्राहेड्रल में एक ही प्लेन के अंदर होते, वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं। जब वो यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं तो इन प्लेस ऑफ टेट्राहेड्रल वो क्या प्रेफर करते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो DsP2 स्ट्रक्चर इज मोर प्रिफर्ड देन sp3। लॉजिक समझ आ गई। प्लेटिनम का साइज बड़ा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा, मेटल लिगेंड के बीच रिपल्सन ज़्यादा होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट होना है और ज़्यादा स्प्लिटिंग होनी है। ज़्यादा स्प्लिटिंग होने से ये पार्ट भी स्प्लिट हो जाते जो कि टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं हो रहे थे। फिर 126 एक आसान सा प्रॉब्लम है कि इनमें से कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें अगर शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टेट्राहेड्रल के अंदर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो नहीं सकते, तो किसके अंदर हो सकते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकते हैं स्क्वायर प्लेनर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 बाहर आ जाता, ऑप्शन नंबर 4 भी बाहर आ जाता। अब बच गया ऑप्शन नंबर 1 और 3 के अंदर में। तो 1 और 3 के अंदर में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक सिंपल सी लॉजिक है। लॉजिक क्या है भाई कि जो सिस और ट्रांस होते हैं, जो सिस और ट्रांस है वो कभी भी Ma3b के अंदर एग्जिस्ट करते ही नहीं। Ma3b के अंदर सिस और ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 3 भी रेस के बाहर है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच जाता है Ma2b2। ऑप्शन कौन से, पहला ऑप्शन है। 127 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कहते पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व, नहीं 127 फिर भी आसान है। पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक सी दिख रही, ग्रिग्नार्ड रीजेंट उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, सारे सिग्मा बॉन्ड होते। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के अंदर RMGX लिखते, कहीं कोई पाई बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन फेरोसिन, ये बढ़िया सा सवाल है। इसमें ध्यान रखना है तुम्हें कि पहले तो हमें उसकी सही स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये उसकी सही स्ट्रक्चर है। अब देखो बेटा इसमें ना दो चीज़ें, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो इसने हमें पूछ रखा है, और जो दूसरा है वो लिगेंड बॉन्ड नंबर होता है, LBN लिगेंड बॉन्ड नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 5 हाइड्रोजन इसके साथ, 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 10। लेकिन इसका जो लिगेंड बॉन्डिंग है वो कितने का होना है, लिगेंड बॉन्डिंग इसका 6 का ही होना है। तो लिगेंड बॉन्डिंग नंबर पूछा तो 6 से, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए 10। तो ये इसका आंसर है। 129 भी आसान है, बल्कि इसमें तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें हिंट समझा रहे हैं, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है, एक फैक्चुअल से सवाल है। बहुत सारी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी होती है और इसने सीधा उसी टेबल से सवाल पूछ रखा है। तो यहाँ पे क्या करा, इसने तुम्हें बहुत सारी हिंट दे रखी है, कहते हैं स्क्वायर प्लेनर है और MACB है, MACB ABCD। अब तुमने क्या करना है, 180 डिग्री छोड़कर बाकी सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, 180 डिग्री छोड़कर बाकी सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। तो अगर हमने ऐसा करा कि ये M है, ये A है और इस जगह पे हमने डाल दी
सी और इस जगह पे डाल दी बी और इस जगह पे डाल दी डी। तो ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये पहला था, ये दूसरा था। अब तीसरे कॉम्बिनेशन में सपोज हमने ऐसा करा, तीसरे कॉम्बिनेशन के अंदर हमने क्या करा, एम ए को अपनी जगह पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे कर दी हमने डी, और इस बात का ध्यान रखा कि कहीं कोई 180 डिग्री का मामला ना बन जाए, 180 डिग्री का मामला ना बन जाए। तो डी के साथ सी थे पहले, तो हमने डी के साथ बी लगा दी और यहाँ पे सी कर दिया। इसके बाद अगर हम कोई कॉम्बिनेशन ड्रॉ करते तो 180 डिग्री का मामला सामने आते और फिर वो उसे हम आइसोमर काउंट नहीं करते। तो ये इसके 3 आइसोमर बनने वाले हैं। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड के पूछ रखे, तो इसमें बहुत ही आसान सा काम है, इसमें बहुत ही आसान सा काम है। और वो काम क्या है भाई, वो काम क्या है, हमने एफ की स्टेट निकाली, हमने एफ की ऑक्सीजन स्टेट निकाली। एफ की स्टेट कितनी है इसमें, +2। तो एफ के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें एफ की स्टेट है +3, तो एफ के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 26 - 3, 26 - 3 23। और एक सी एन ने कितना इलेक्ट्रॉन दे रखा है उसे 2, ऐसे कितने सी एन है 6, तो टोटल कितने हो गए 12। तो 23 + 12 ऐड करा 35 आंसर आ गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एम्बिडेंटेट, नॉट है तो NH3 आंसर है, अगर नॉट नहीं होता तो 1 2 3 आंसर थे। फिर से एक बार आइसोमर के सवाल है, और ये थोड़ा बढ़िया सा सवाल है। इस सवाल के अंदर उसने पूछ रखा है भाई, उसने तुम्हें ये तो बता नहीं रखा कि कौन सी ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्क्वायर प्लेनर वगैरह तो हो नहीं सकती, तो हमने पहले इसके ड्रॉ कर लेने ऐसे, ठीक है जी। और इस वाली साइड पे ई एन डाल दी, इस वाली साइड पे ई एन डाल दी, चलो जी बढ़िया। एक डाल दिया जी बी आर, ये हो गया ट्रांस। लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो रही है, ये तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब इसके सिस फॉर्म बनाते, तो सिस फॉर्म कैसे बनाया, ये डाल दी ई एन, ये डाल दी ई एन, और इस वाली साइड पे बी आर और इस वाली साइड पे बी आर, ये इनका सिस फॉर्म है। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके 2 पार्ट हो गए और इसके 1 पार्ट, तो टोटल कितने हो गए 2 + 1 3। अच्छा, इन्होंने तो ये तो पूछा ही नहीं, इन्होंने तो पूछा कि कौन कौन से शो कर सकते, तो हाँ जी ये ऑप्टिकल भी शो करने हैं और ज्योमेट्रिकल भी शो करने हैं। साइनाइड प्रोसेस इज यूज, पहले भी तुम्हें बता रखा था, साइनाइड प्रोसेस सिल्वर और एजी के लिए यूज करते हैं। कॉन्क HNO3 रिएक्ट्स विथ I2, अगर इसने ऐसा करा HNO3 + I2, तो ये जी बन जाना है हमारे पास HiO3, और यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी पहले डिस्कस कर रखा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है Mn+2 के अंदर सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। हमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने, हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने, Mn के पास सबसे ज़्यादा होते हैं, यही आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, क्विकली आपको जो मैं आपको कंटिन्यूसली एक चीज़ बोल रहा हूँ, 5 मई के अंदर अब 35 दिन बचे हैं, और अब हमें ज़रूरी है कि क्योंकि ये पेन पेपर एग्ज़ाम है, हम लोग PDF, ये देखिए ये टेस्ट 13 का PDF आपको दिखाई दे रहा है ना, टेस्ट 13 का PDF है, सारे PDF आज टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे। मैं आपको सेपरेट वीडियो के थ्रू ये बताऊंगा कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे आप में से लोग ऑलरेडी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हैं, ठीक है। आपको ये ज़रूरी है कि आप ये PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके OMR शीट, ये देखिए मैं OMR शीट भी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। अब मैं देखना चाहता था आप लोगों के साथ कि सच में OMR फिल करने में कितना टाइम जाता है। मैंने फिल करके देखा, ठीक है, मैंने OMR शीट को खुद ने फिल करके देखा। यदि आपने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिया और उसको देख देख के फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो 90 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 12 मिनट जा रहे हैं, कम से कम 12 मिनट। तो आप
23 से 25 मिनट OMR भरने के लिए रखें। और मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ समझिए, ठीक है। पहली चीज़ यह है कि आपका सीक्वेंस होगा, पहले आप बायोलॉजी करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी करने के बाद आप ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक करेंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, 90 क्वेश्चन बायो के हैं, 30 क्वेश्चन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ढूंढ के करेंगे। उसके बाद आप फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद, फिजिकल केमिस्ट्री आपका है 15 क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री करने के बाद आप फिर फिजिक्स करेंगे, ठीक है। बच्चों मैं बार बार इसलिए ऐसे बोल रहा हूं कि ये 45 क्वेश्चन है, सॉरी, और ये 15 क्वेश्चन है। ये दोनों जो है, ठीक है, इन दोनों को, ये 120 क्वेश्चंस को आपको करना है 90 मिनट्स में, ठीक है। और ये जो है 60 क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन है, इनको भी 90 मिनट्स में करना है। अब मैंने आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये है, जो आपको समझ में अच्छी तरह आनी चाहिए। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन किया, चलिए ये ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ा, ओके ओके ओके, नहीं समझ आ रहा, गोला मारा। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, ओके, ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है। चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला ठीक लग रहा है। पांचवा क्वेश्चन, अब पांचवा क्वेश्चन में देख रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में मुझे ये ठीक लग रहा है। अब ये जो गोले हैं, है ना, इस तरह से आप पूरा बायो का पेपर अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। और बायो का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद देखिए, मैं सारे पन्ने पलट रहा हूँ, 42 क्वेश्चन पहले आप बायो अटेम्प्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपका पेपर के अंदर सीक्वेंस ये हो कि पहले बायो हो, पर आपको बायो ढूंढ के पहले बायो अटेम्प्ट करना है और मार्क कर लेना है इसके अंदर। बाय द वे OMR शीट में इसको भरने के अलावा और जो डिटेल आपको भरना है, ठीक है, डिटेल आपको भरने होंगे, बुकलेट नंबर हुआ, रोल नंबर हुआ, नेम, फादर नेम, सेंटर नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, है ना। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो बुकलेट का जो कोड है और OMR शीट पे जो कोड है वो मैच होना चाहिए। यदि आपका कोड मैच नहीं होता तो प्रॉब्लम है। आपको एग्जामिनर को एकदम से इमीडिएटली बोलना है कि आपकी वो शीट चेंज करके दे, ठीक है। जब आपका बायो का खत्म हो गया, ठीक है, तब आप 90 क्वेश्चन, तब आप इसे भरना चालू करेंगे, ठीक है। और ये भरना आपको पूरा पूरा फिल करना है, ठीक है। देख देख के आपने जो आंसर वहां पे टिक मार्क किए हैं, फुल फिल करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया 90 क्वेश्चन के अंदर 10 से 12 मिनट लग रहे हैं, तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट इसके लिए प्रोविजन करें, ठीक है। अब मैं एक बार OMR को वापस हटा के अपने उसी चीज़ पे आ जाता हूँ, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे थे, अब देखिए, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बायो का पेपर खत्म होने के बाद आप OMR भरें और इसमें आपके 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन में आपके 12 मिनट लगेंगे। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन, ठीक है, इसके अंदर OMR फिलिंग, ठीक है, यहाँ पे आपके 4 मिनट लगेंगे। फिर ये वाला OMR फिलिंग 2 मिनट, और इसके बाद OMR फिलिंग 7 मिनट, सही है। और मैंने आपसे कहा था ये 90 मिनट जब आप गोले मारना चालू करें, पेपर में रुकना नहीं है स्टूडेंट्स। यदि आप पेपर में रुके, ठीक है, तो आपके साथ गेम हो जाएगा। मेरा विश्वास करिए, आपको ज़बरदस्त प्रेशर होगा। यदि आपको कुछ नहीं आता, गोला मारिए और आगे बढ़िए, गोला मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो गोले वाले क्वेश्चन, लेट्स से इनमें 20-30 इकट्ठे हो गए, तो 90 मिनट की जगह गोला मार के आप आगे बढ़ रहे हैं, 80-80 मिनट में करिए और 20 मिनट सर्किल्स के लिए रखिए, ठीक है, जो गोले वाले क्वेश्चन है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा क्लमजी है, पर मैं इस तरह से आपको बताना चाहता था। वापस समराइज कर देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। 13 टेस्ट जो अभी तक हुए हैं, ये 13वें टेस्ट का आपको PDF दिखाई दे रहा है। 13 टेस्ट जो अभी तक हुए हैं, इनका PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे आप कैसे जाएंगे, नीट प्रेप के चैनल को, टेलीग्राम ऐप पे कैसे जाएंगे, नीट प्रेप के चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग नहीं है मैं वापस एक सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमारा पेपर का सीक्वेंस है,
ठीक है। हम इसी तरीके से, मेरा ये रेकमेंडेशन है, यदि आपको पहले फिजिक्स करने का शौक है, पहले केमिस्ट्री करने का शौक है, कर लीजिए, पर हर एक सेक्शन के बाद भरते जाइए। मैं आपको 4 बार में भरने के लिए कह रहा हूं। पहले बायो भरिए, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भरिए, फिर फिजिकल भरिए और फिर फिजिक्स भरिए। 4 पार्ट्स में भरिए और गोले वाले छोड़ते जाएंगे तो 5वां पार्ट हो गया गोले वाले भरने। ठीक है। OMR के लिए मोटा मोटा आपको 20 से 25 मिनट प्रोविजन करने पड़ेंगे, उससे तेज नहीं हो पाएगा। ये मोटी मोटी समरी है। और फाइनली मैं आपसे कह रहा हूं, ऑनलाइन टेस्ट मत दीजिए। अब जब 35 दिन बचे हैं, अभी हम आपको 5 टेस्ट और देंगे और ये 13 टेस्ट हैं। यदि आप इन्हें वापस देना चाहते हैं, जिन लोगों ने नहीं दिए उनको तो देने चाहिए। ठीक है। प्रिंट आउट लीजिए PDF का, ठीक है, OMR का प्रिंट आउट लीजिए और उसके बाद इनको भरने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ आपसे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपसे ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या आप 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करके 180 गोले OMR पे भर सकते हैं या नहीं भर सकते। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ भी सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। होपफुली आप लोग को क्लैरिटी आया होगा। और दूसरी चीज ये है, जब हम आपको PDF दे रहे हैं तो हम आपको इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो टेस्ट सीरीज है ये 19-20 रुपीज में नीट प्रेप ऐप पे अवेलेबल है। यदि हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे तो थोड़ा जायज नहीं होगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने खरीदा है। 19-20 रुपीज में आपको नीट और एम्स दोनों के हिसाब से हम आपको टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन वही बच्चे एक्सेस कर पाएंगे जो इस समय पे